नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एच वन प्राइम, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। इस फेसबुक पेज के माध्यम से आज हम एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि घाटी में तनाव क्यों है और तनाव कौन पैदा कर रहा है, और इस बार आतंकियों के निशाने पर आम नागरिक क्यों है। क्योंकि पहले देखा जाता था कि आतंकी हमले में सुरक्षा बल निशाना बनाया जाता था, लेकिन आज नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। चुन चुनकर नागरिकों को मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर मारे जा रहे हैं लोग। और ऐसा ही कुछ 90 के दशक में भी हुआ था। जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने उस दंश को झेला है, वो समझ सकते हैं कि शुरुआत ऐसे ही हुई थी। और उसके बाद कश्मीरी पंडितों का विस्थापन, कत्लेआम, तमाम तरह की तस्वीरें जम्मू कश्मीर में देखने को मिली। आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे क्या 90 के दशक में जम्मू कश्मीर एक बार फिर से जा रहा है। हालांकि हालात बदले। 370 धारा जब से हटी, उसके बाद ये कहा गया, सरकारी आंकड़े भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में कमी आई। लेकिन एक और आंकड़ा जिस पर बात होनी चाहिए, आम नागरिकों पर हमले बढ़े हैं। जी हाँ, किसी की क्लिनिक में घुसकर उसे मार दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। एक स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और बाकायदा उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी जाती है, उनकी पहचान पूछी जाती है, उसके बाद उन पर गोली चलाई जाती है। आतंकी ऐसा क्यों कर रहे हैं? आतंकियों का ये जो नया प्लान है, ये किसी साजिश का इशारा है या फिर कुछ और? टारगेट किलिंग को लेकर आज हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रक्षा विश्लेषक जुड़ेंगे इस दौरान, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे आतंकियों की क्या मंशा है। क्योंकि जब से तालिबान अफगानिस्तान में वापस आया और तब से लेकर अब तक ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर में घटनाएं, आम नागरिकों पर हमलों की घटनाएं बढ़ गई। और बढ़ने के बाद आज स्थिति ऐसी है कि 5 दिन में 7 हत्याएं, 1 साल में 25 आम लोगों की हत्याएं, ये किस ओर इशारा कर रही हैं। हमारे साथ रक्षा विश्लेषक DS ढिल्लों साहब जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर भी कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे। ढिल्लों साहब, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सर, थोड़ा सा समझाइएगा, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों को आतंकी निशाना बना रहे हैं, टारगेट किलिंग नाम दिया जा रहा है, आतंकी संगठनों का एक नया पैतरा है, नए तरीके से आतंकी हमला कर रहे हैं। 370 हटी, उसके बाद ऐसा लगा कि अमन और शांति जम्मू कश्मीर में आएगी, घाटी में आएगी, लेकिन उन सबके बावजूद भी आज स्थिति हमारे सामने है। लोगों को पहले उनकी पहचान, उनका नाम जाना जाता है, उसके बाद उन पर हमला किया जाता है। क्या समझते हैं, किस तरीके से देखें? कोई नया थ्रेड है? देखिए, एक थ्रेट नया नहीं है, थ्रेट तो पुराना है, पर एक जी। चेंज इन टैक्टिक्स जो अपनाई गई है, ये ऐसा 90 के दशक में हुआ था। उस टाइम मैं सर्विस में था, हमने देखा कि सिविलियंस को मार के एक टेरर का जो माहौल है, एक दहशत का माहौल क्रिएट करके वहां से लोगों को निकाला गया था। जी। अब जब कोई बड़ा एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, आर्मी पूरी तरह से कंट्रोल में है, स्टेट पुलिस भी काफी हद तक कुछ एरिया को अपने कंट्रोल में कर चुकी है, तो कैसे दहशत के माहौल को कायम किया जाए। तो एक टैक्टिक जो है चेंज करी गई है, और जी। इस साल में 28 जो सिविलियन हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं था किसी भी चीज से, वो मारे गए हैं। और जी। इसमें जो पिछले कुछ दिनों में जो वृद्धि हुई है, वो बड़ी चिंताजनक है कि क्यों इस तरह से हुआ है। इक्का दुक्का घटनाएं तो हर साल होती हैं, पहले भी होती हैं। अब 3 जी। तारीख को 2 लोगों को मारा गया, 2 तारीख को मारा गया, फिर 5 तारीख को मारा गया, और फिर दोबारा 3 लोगों को मारा गया। बिल्कुल टारगेट करके मारा जा रहा है। तो इसका मकसद एक तो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है कि यहाँ पे नॉन कश्मीरियों को लिए कोई जगह नहीं है। इनके ऊपर में एक दबाव बनाया जाए कि कैसे ना कैसे इनको भगाया जाए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल जो वहाँ बढ़ चुका है। मैं अभी 15 दिन पहले कश्मीर, अनंतनाग, पहलगाम सब जगह जाके आया हूँ, तो काफी जी। अच्छा माहौल मैंने पर्सनली खुद देखा है, लोगों से बात किया है। तो ऐसा कोई डर का माहौल वहां नहीं है। लोग जी। टूरिस्ट जा रहे हैं, गुलमर्ग में इतना भरा हुआ है, जगह नहीं है, खाने पीने के रेस्टोरेंटों में जगह नहीं है। तो अब उसको कैसे काउंटर करें? उसका काउंटर यही है कि अभी जैसे एक वहां पे गोलगप्पे की, लाल चौक में गोलगप्पे की रेडी करता था, उसको मारा गया। स्कूल में जाके एक टीचर को मारा गया, और प्रिंसिपल थी उसको मारा गया, आइडेंटिटी पूछ के। कि एक जो टेरर की टैक्टिस है, एक प्रेशर टैक्टिस, एक दबाव बनाया जाए नॉन कश्मीरियों पे कि यहाँ मत आइए, बहुत खतरा है।
और उससे क्या है जी कि ओवरऑल फिर वही सिस्टम वो लाना चाहते हैं कि जो बड़ा गड़बड़ वाला इलाका है वहां पे जाना नहीं चाहिए, तो एक दहशत का माहौल जो कंट्री में फैलाया जाए। हालांकि दो जी चार आदमी जो ऐसे इस तरह से इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर स्टेट में होते रहते हैं इस तरह के मर्डर, हो सकता है कुछ और भी एक कहानी हो उसके पीछे। पर हम्म, आतंकवादियों का जो उनका नाम पूछ के डायरेक्टली पहचान पूछ के किल करके करना एक दहशत का मैसेज दे रहा है, जिसमें लगता है कि वो एक टैक्टिक्स चेंज करी है उन्होंने। जो ओवरग्राउंड वर्कर थे पहले, उनको मेन कैडर में लाया जा रहा है किसी न किसी तरह, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट टारगेट है। कोई दुकान वाले को मारना कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, एक खोखे वाले को मारना या एक स्कूल टीचर को स्कूल में घुस के मारना, ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, जो बहुत बड़ा एक्शन या बहुत बड़ी स्पोर्ट नहीं चाहिए। पर एक जी दहशत का माहौल कायम करने की कोशिश करी है, और इस चेंज ऑफ टैक्टिक्स में सिर्फ जो दहशत का माहौल कुछ देर के लिए कायम होगा, क्योंकि लोगों से मैं अब जब बात करी है वहां से, खासकर वहां के जो असली बाशिंदे हैं जो वहां बिजनेस करते हैं, वो काफी हद तक बहुत खुश है कि पहली बार सीजन में जो इस तरह का सीजन चल रहा है कि लोग आ रहे हैं और होटलों की बुकिंग फुल है, हाउस बोट्स की बुकिंग फुल है। मैं रह के भी आया हूं, तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। पर एक मीडिया में इस तरह की बात लाने के लिए इस तरह की घटनाएं करी जा रही हैं। जी। चलिए मैं आपसे जानूंगा कि जो नीति जम्मू कश्मीर को लेकर, घाटी को लेकर इस देश की सरकार ने बनाई और 370 हट गई और उसके बाद आतंकी घटनाओं में कमी, लेकिन आम नागरिकों को निशाना बनाया जाए, इस पर चिंता आप भी जाहिर कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रमेश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब, आपके पास में आ रहा हूं। जी नमस्कार। बयान मेरे हाथ में है डीजीपी दिलबाग सिंह का जम्मू कश्मीर के। वो कहते हैं कि साजिशन ऐसा हो रहा है, बदनाम करने की कोशिश हो रही है और अशांत घाटी को करने की कोशिश हो रही है, और इस एंगल से जांच पड़ताल भी हो रही है, अमन चैन खतरे में डालने की कोशिश हो रही है। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें ठीक है। जब से 370 हटाई गई है उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि घाटी का जो माहौल है बिल्कुल साफ सुथरा हो गया, और अभी पैनल में बैठे हुए भाई साहब भी कह रहे हैं कि मैं वहां घूम के आया हूं तो हर जगह का माहौल सही है जी लेकिन फिर ये क्या हो रहा है, ये क्या चीजें हो रही हैं? 7 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर 7 लोगों को मार दिया जाता है, उसमें 5 तारीख को, और इनमें इन घटनाओं में जो मौतें हुई हैं वो आप देखिएगा, चुन चुन के हिंदुओं को मारा जा रहा है, सिखों को मारा जा रहा है। तो कभी कभार लगता है कि हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, जो जिस तरीके से तालिबानी हमेशा हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ विशेष तौर पे वो बहुत ज्यादा एक खुंखार उनकी स्थिति पहले से रही है। मुझे लग रहा है इस लिंक को अगर आप पश्चिमी कश्मीर में अंदर जो एक दहशतगर्दी हो रही है, वहां पे जो कट्टरपंथा जो एक तरीके से हावी हो रहा है, मुझे लग रहा है इसमें चाइना, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो उन्होंने हमें पहले भी आगाह कर दिया था, क्या उनकी कोई हरकत तो ऐसी नहीं है? मुझे लगा, हालांकि कल इस बात को लेकर मीटिंग भी हुई है, आज सुबह भी मीटिंग हुई है, अमित शाह ने खुद ही जो गृह सचिव हैं अजय भल्ला, उनसे बात करी है, एनएसए चीफ अजय डोभाल साहब से बात करिए, इन मुद्दों पे बात हो रही है। और अच्छा, इनपुट भी इस तरीके से मिले हैं। हालांकि ये देखो, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, कोई डिस्क्लोज नहीं करता है, लेकिन हम आप लोग पैनल डिस्कशन में ये चीजें कह सकते हैं। 5 तारीख को एक वहां पे दवाई विक्रेता जो बड़ा कारोबारी हैं, तो उनको मार दिया जाता है दिन दहाड़े। फिर 2 घंटे के बाद में बिहार के एक सुरेंद्र पासवान नाम के कोई वहां चाट वाट लगाते हैं वहां पे, तो उनको मार दिया जाता है। उसके बाद में सुपेंद्र कौर को मार दिया जाता है, दूसरे टीचर को मार दिया जाता है। ये पहले नहीं हुआ था। हमने अगर देखे 10-15 साल पहले तक ये चीजें कभी नहीं सामने निकल के आई थी कि पहले जाते, हाँ जी आप अपनी आइडेंटिटी दिखाइए, आइडेंटिटी में हाँ आप मुसलमान नहीं हो, ठीक है, आप हिंदू हो तो धाड़ से गोली मार दी सीने पे। ये चीजें नहीं हो रही हैं। ये अगर चीजें हो रही हैं तो आने वाले समय के लिए मुझे लग रहा संकेत अच्छे नहीं है। जो दहशतगर्दी जो आपने हमारी हुकूमत ने ये कहा था 370 के बाद में, नोटबंदी के बाद में ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुझे पंकज भाई लगता नहीं है ऐसा कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। स्थितियां जो धरातल पे हैं वो और ज्यादा बिगड़ती जा रही हैं। पीछे कोरोना काल से पहले मैं जम्मू कश्मीर में गया था, तो ये समझो जहां जहां मुझे जाना था वहां मैं पहुंच नहीं पाया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद ही जो मैंने टैक्सी करी तो मैं उन जगहों पे नहीं जा पाया जो जहाँ की मुझे कुछ चीजें जाननी थी।
मैं फिर वापस आ गया हूं वहां पे, तो स्थिति आज वहां पे ठीक नहीं है। हालांकि मीडिया में कुछ और प्रचारित किया जाए और कोई कुछ कहा जाए, लेकिन ऐसी बात है नहीं वहां पे। हमारे वीरों के कुछ लोग हैं, उनसे हमने बात करी है 3-4 दिन से, तो श्रीनगर के इस समय इतना दहशत फैली हुई है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, विशेषकर वो जो बाकी जो मुट्ठी भर जो कश्मीरी पंडित जो बचे हुए हैं, हिंदू जो बचे हुए हैं, जो सिख जी लोग जो बचे हुए हैं, उनके घरों में लगातार फोन आ रहे हैं, लोगों के फोन आ रहे हैं, धमकी भरे फोन आ रहे हैं। आप किसी भी हिंदू से बात करिएगा जो श्रीनगर में, लद्दाख में इस समय रह रहा है, किसी भी हिंदू कम्युनिटी के किसी व्यक्ति से आप बात करिएगा, वो आपको यही बताएगा। तो मुझे ठीक लग रहा है ये चीजें जब अपने पास आ रही है तो हमारे सुरक्षा एजेंसियों के पास भी होगी, उपराज्यपाल वहां पे सिन्हा साहब उनके पास भी होगी, और दिल्ली की जी हुकूमत के पास होगी। ठीक है। तो इन पे ढिल्लो साहब, एक मुझे आप लग रहा, एक मिनट, हाँ बोलिए सर, जल्दी से प्लीज। मुझे लग रहा है इस पे एक, देखो बड़ी, देखो हमने पंकज भाई आपने तो देखो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, हर चीजों को देखे, जब सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई मामला हो जिसके लिंक बॉर्डर से जुड़े होते हैं, या मुझे जी लग रहा है किसी और किसी घटनाओं से जुड़े होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि एक सर्वदलीय बैठक होती है, दूसरी पार्टियों के लोगों से भी सलाह मशवरा किया जाता है। लग रहा है ऐसा इस बार हो नहीं रहा है, जबकि जी। थोड़ा ठाकुर साहब का फ्रेम थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसे थोड़ा सही जी करिएगा। जी कॉल आ ढिल्लो रहा, ढिल्लो जी जी, जी जी। हाँ हाँ हाँ, ढिल्लो जी के पास जा हाँ, रहा तो हूँ। मुझे लग रहा एक ऐसे सर, मुद्दे पे पंकज भाई एक साझा, हम्म, एक कम से कम मीटिंग होनी चाहिए, सारे सर्वदलीय, बिल्कुल। उस समय घाटी के भी नेताओं को बुलाना चाहिए, यहाँ के भी नेताओं को बुलाना चाहिए। ये परपाटी कहीं खत्म होती जा रही है, नहीं, जब स्कूल ऐसा में नहीं हमला होना हुआ चाहिए। उस समय एक मीटिंग चल रही थी दिल्ली में, आपने भी जिक्र किया और हम सब लोग जानते हैं कि जम्मू जी कश्मीर को लेकर जो प्लानिंग हो रही है, जो नीतियां बन रही हैं। ढिल्लो साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नई चुनौतियां तो कई थी, 370 तो हट गई, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में भरोसा जता पाना, उनको भरोसे में लेना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उसके बाद जिस तरह की नीतियां बनी हैं, वो काफी हैं, या फिर जिस तरीके से आतंकियों ने अपनी रणनीति में चेंज किया है, साजिश रचने का नया तरीका आतंकियों ने अपनाया है, कुछ अलग करने की जरूरत है सुरक्षा के देखिए, जो मद्देनजर। पॉलिसियां तो बिल्कुल ठीक है, पॉलिसियों में कोई कमी नहीं है। जी क्योंकि जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस को काम करना होता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस हर आदमी को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। और अगर जी हर आदमी को प्रोटेक्शन देने जैसी हम आर्मी या सीआरपीएफ बीएसएफ डिप्लॉय करें, तो एक तरह से वहां दहशत का माहौल बनेगा, और इतने लोगों को खड़े देख के और ज्यादा दहशत आएगी कि पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी मैंने जी जब वहां सारे जगह में प्रेजेंस देखी, तो पिछले 4-5 साल पहले जब मैं गया था आर्मी में दौरान भी देखा था कॉन्वॉय में, अभी बहुत कम प्रेजेंस है आर्मी के। रोड के ऊपर में भी सिर्फ कॉन्वॉय के टाइम में रोका जाता है, बाकी टाइम में कोई हरकत नहीं है, कोई ज्यादा पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। तो एक तरह से शांति का माहौल है। पर ये जो मिलिटेंटों ने एक्शन किया है, एक तरह से मुझे लगता है ये एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, क्योंकि वो जी अब बॉर्डर पे आर्मी जो है पूरे सील कर दिए उन्होंने। पॉइंट जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पे पूरे मुस्तैदी से काम हो रहा है, वहां से एंट्री नहीं हो पा रही है। तो एक तरह से ध्यान बटा के अगर हम आर्मी को और अपनी फोर्सेस को अंदर डिप्लॉय करते हैं, तो शायद जी उनको कोई एंट्री के लिए बड़े एक्शन के जैसे पहले हुए थे उस तरह से कोई एक्शन करने की उनको टाइम मिल जाए। तो इसलिए एक तरह से ध्यान बटा के वो इंटरनली खींचना चाहते हैं कि अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है, सिचुएशन बहुत खराब है, और उसका वो फिर बॉर्डर पे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्या इसको इस चश्मे से भी देख सकते हैं थोड़ा सा कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार और उसके बाद वहां पर जिस जी हाँ, तरीके के बिल्कुल। हालात है, उसका देखिए, असर क्या? जी बिल्कुल उसका असर पड़ेगा। हमें पहले से पता है आईएसआईएस के यहाँ के जो आतंकवादी हैं उनके साथ लिंक है, आईएसआई जी इनको ट्रेनिंग देती है। तो दोनों का जो मेल जोल है वो वर्ल्ड ओवर नोन है। इसमें कोई जी हाइड वाली या छुपी वाली जो नई बात नहीं है, पूरी तरह से वहां से सपोर्ट है। और उन्होंने, तालिबान ने खुद भी कहा है कि कश्मीर हमारे एजेंडे पे है, हम वहां के मुसलमानों को छोड़ नहीं सकते, हम उनकी सपोर्ट करेंगे। पर वो ये भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान से खुद मुस्लिम को छोड़ के उनको भाग रहे हैं। तो ये जी जो धर्म के आधार पे कंट्री बनाना है, ये एक्सपेरिमेंट फेल है। पाकिस्तान बनने के बाद ही ये फेल हुआ है। तो नहीं, ऐसी ढिल्लो साहब, यहाँ एक बात और गौर करने वाली है। अभी आप रमेश भाई साहब कह रहे थे कि गैर हिंदू गैर मुस्लिम लोगों को, सिखों को टारगेट किया जा रहा है, दलित जो बिहार से काम करने के लिए वहां पहुंचे उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। रमेश भाई, एक बात और है, वहां पर मुस्लिमों को भी टारगेट किया जा रहा है। पता है कौन से मुस्लिम है? जो लोग भलाई के लिए काम करते हैं, वेलफेयर में काम करते हैं, जो लोग सरकारी बिल्कुल पदों पर हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी गोली मारी जाती है। इस लिस्ट में उनके नाम भी हैं, उन मुसलमानों के नाम भी हैं।
ये रविश भाई आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये तो सिर्फ इतना है कि जो आप अगर सही कदम उठा रहे हैं, आप अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, आप एक अच्छे अफसर हैं, आप मुस्लिम हैं, तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। जात धर्म देख जरूर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो जम्मू कश्मीर को बढ़िया सेटअप करना चाहते हैं, वहां पर विकास चाहते हैं, वहां की जो कश्मीर की पहले की जो खूबसूरती थी उसे उस तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। रमेश भाई देखिए, मुझे लग रहा है अभी ढिल्लो साहब ने कहा कि वो तालिबान वहां के मुसलमान भी भाग रहे हैं। मुझे लग रहा है तालिबानों का जो एजेंडा है, ये जो घटना है उसी को सीधे कनेक्ट करती है। तालिबानी के सामने जो उनकी हुकूमत को जो उनमें हामी हामी नहीं मिलाएगा, चाहे वो मुसलमान हो कोई भी, उनको गोली से मार दिया जाएगा। मार दीजिए। मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर यही हो रहा है। एक नए एजेंडे के तहत काम किया जा रहा है, चाहे वहां पे पहले से दहशतगर्द के लोग जुड़े हुए हैं जो घरों में रह रहे हैं। हालांकि ये ठीक है, 370 के बाद में जो बदली हुई जो वहां की फिजा है, उसके बाद में ये चीजें ज्यादा खुल के नहीं आ रही हैं। लेकिन पिछले मुझे लग रहा है लगभग 1-1.5 महीने पहले से ये चीजें फिर वैसी ही होने लगी हैं। अब आप बताइए कि 15 दिन के अंदर 25 लोगों की मौत हो जाती है, और वो मौतें आप देखिएगा 4 जगह ऐसी हैं। लाल चौक हो गया, संगम ईदगाह हो गई है, और जम्मू कश्मीर के इलाके 4 इलाके ऐसे हैं जहां पे सिखों और हिंदुओं की सबसे ज्यादा तादाद है। तो मुझे लग रहा है आप इससे हमें बेखबर हो जाना चाहिए कि इसमें अफगानिस्तानियों की हिमाकत नहीं है, बिल्कुल है। उनके साथ में चाइना पाकिस्तान जिस तरीके से मिलके ये लोग काम कर रहे हैं, मिडिल आपका जम्मू कश्मीर जो उनके पास में है पीएफओ में, वहां लगातार बैठ के हो रही है। किस तरीके से हम लोग बॉर्डर के पास में खलबली मचाए, किस तरीके से ये कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अभी ढिल्लो साहब ने कहा कि हमारी नीतियां सही चल रही है, बिल्कुल सही नहीं चल रही है। मुझे लग रहा है जो जम्मू कश्मीर के लिए अगर देखा जाए, डिफेंस का जो हमारे पास बजट होता है 60% तो उस जगह पे लगा दिया जाता है, उसका 40% पूरे देश के लिए करा जाता है। सारी चीजें वहीं पे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, सारी जितनी भी टुकड़ियां, सबको वहां पे लगाया हुआ है। अब अमित शाह जी और दूसरे राजनाथ सिंह जी दोनों कह चुके हैं कि हमने तो वहां पे सेनाओं के हाथ खुले कर दिए हैं। मुझे लग रहा है इसके बाद में कुछ चीजें बचती नहीं है। हमें अपनी बॉर्डर पॉलिसी पे रिफॉर्म करने की जरूरत है। हमें नए सिरे से वहां पे सुरक्षा जाल बिछाना पड़ेगा। ये जिस तरीके से नए किस्म का एक वहां पे जो आतंकवाद फैला है, मुझे लग रहा है इस पे गौर फरमाने की जरूरत है। हमें पुरानी चीजों पे नहीं जाना चाहिए कि पहले वहां से कोई भी आतंकवादी आता था, दहशत फैलाता था, उनका जब पकड़े जाते थे, कुछ जिंदा बचते थे, उनके बाद में जब उनसे पूछा हाल जाता ही था में तो उसका एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया था, तो उसने उसके कबूलनामे ने बहुत सारी चीजें बताई थी। उसके कबूलनामे में थी कैसे आर्मी यस, मैं वही बताना चाह रहा था। ट्रेनिंग मैं देती है आपको वही बताना चाह रहा था कि जो एक पकड़ा गया था, उनके जो इकबालिया बयान थे, उनके बयान और पिछले 10-15 साल के पहले जो पकड़े जाते थे उनके बयान से आप मैच करो, बिल्कुल आपको डिफरेंट, बिल्कुल अंतर आपको तुलनात्मक दिखाई देगा। जो पहले के जो थे तो शायद सीधे से आता था कि पाकिस्तान से आए हैं, अलकायदा से जुड़े हुए हैं, वहां पे हाफिज सईद के लोग हैं, ये चीजें निकल के आती हैं। लेकिन अब जो है ये मुंह नहीं खोलते हैं। अगर मुंह खोल रहे हैं तो उनका लिंक कहीं ना कहीं जो हम पहले से सोचे बैठे हुए हैं वही चीजें सारी खुल के आती हैं। तो मुझे लग रहा है सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी पंकज भाई बात है, मुझे लग रहा है वहां संसदीय वहां पे विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, सरकार का गठन होना चाहिए। अगर सरकार नहीं रहेगी, बिना देखो घर का अगर मुखिया नहीं होता है तो घर का आपको पता है बिखराव हो जाता है। वहां पे सीएम की जरूरत है, सख्त जरूरत है सीएम की। वहां पे मुख्यमंत्री होना चाहिए ताकि वो पूरे अपने स्टेट को दिखाए। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं जो अभी ठाकुर साहब ने कहा कि एक सरकार होनी चाहिए। पहले भी सरकार थी, लेकिन फिर से एक बार सरकार होनी चाहिए, मुखिया होना चाहिए। सरकार बैठेगी तो बेहतर सोच सकती है। और कश्मीरियत की जब बात होती है सर, उसमें हिंदू भी आता है, सिख, मुस्लिम, सब लोग उसमें आते हैं। और वो कश्मीरियत को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके लिए शायद नीति में चेंज करना पड़े, कुछ दूसरे तरीके से सोचना पड़े, तो सोचना चाहिए। देखिए, बिल्कुल डेमोक्रेसी में लोगों को अपनी सरकार चुनने का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार होनी चाहिए। पर क्या सरकार ऐसी हो जो आतंकवादियों के दबाव में काम करे? क्या वहां पे पहले सरकारें नहीं थी? क्या किया उन्होंने? ये सारा जो बर्बादी हुई है वो वहां चुनी हुई सरकारों के टाइम में हुई है, क्योंकि एक दहशत का माहौल था, लोगों को वोट तक तो करने नहीं दिया जा रहा था।
तो फिर वहां पे इलेक्शन करवाने का क्या फायदा जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो, लोगों को वोट ना करने दिया है। सिर्फ 2 या 4% की वोट से जो एमएलए चुने जाएंगे, क्या वो लोगों के बीच जा पाएंगे? क्या वो लोगों पे अपनी बात कह पाएंगे? तो इस तरह की इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसका रिवर्स इफेक्ट होता है। ये प्रोपेगेंडा बनता है कि वहां पे वोटिंग ही नहीं हुई, लोग चाहते ही नहीं है इलेक्शन। तो जब तक थोड़ा माहौल सही नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं है जो इस तरफ जा रहा है, तो ये छुटपुट घटनाएं तो कभी भी होंगी, इलेक्शन के दौरान भी हो सकती है, पहले भी हुई है, बड़े बड़े हादसे हुए हैं इलेक्शन के दौरान हुए हैं, वोटिंग मशीनों को टारगेट किया गया, तो ये तो हादसे फिर भी होंगे। ढिल्लों साहब, फिर ये क्या हम मान लें कि घाटी से आतंकवाद खत्म नहीं होगा? वो किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहेगा। कभी वो सुरक्षा बलों पर हमला करेगा, कभी आम नागरिकों को निशाना बनाएगा, कभी किसी स्कूल में घुसकर टीचर्स को मारेगा। ये हम ये समझ लें क्या ये खत्म होने की बात होती है कि खत्म होगा या नहीं? फिर देखिए, ये हम कहते थे आतंकवाद नागालैंड से खत्म नहीं होगा, मिजोरम से खत्म नहीं होगा, पंजाब से खत्म नहीं होगा, पर खत्म हुआ। ऐसे ही कश्मीर से भी खत्म होगा। इसकी भी एक लाइफ होती है जब लोग तंग आ जाते हैं, जो कि ज्यादातर अभी आ चुके हैं। आज भी पंजाब में 1-2 घटनाएं हो जाती हैं साल में, क्योंकि छोटी घटना करनी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई 2 हथियार फेंक रहे, ड्रोन से फेंक दिए जाए, 1-2 बंदों को मार दिया, तो बड़ी बात नहीं है उनके लिए। इतनी बड़ी जनसंख्या में ऐसा काम करना बहुत आसान है। पर लोग जब खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ, जैसे पंजाब में खड़े होते हैं आतंकवादियों के खिलाफ, जो अभी कश्मीर में हो रहा है, ये कुछ मुस्लिमों को क्यों मारा गया, वो मुंह खोलते हैं, वो उनको चैलेंज करते हैं कि ये आपकी जो लड़ाई है ये जिहाद नहीं है, ये बर्बादी है। जब वो मुंह खोलते हैं तो ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए 1-2 को मारा जाता है, एग्जाम्पल सेट करी जाती है कि आप अगर बोलोगे, टेररिज्म का एक ही फंडा होता है, माई वे इज द हाईवे। आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपको मारेंगे। तो इसलिए वैसे लोगों को जो है मारा जाता है जो अच्छे काम करते हैं, कि किसी तरह अगर ये लोग आगे आएंगे या ये लोगों की बात लोग सुनने लगेंगे, लोगों में डर खत्म होगा, फिर वो आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होंगे। तो इसलिए वो डर का माहौल धीरे धीरे जा रहा है। छिटपुट घटना हुई है, थोड़ी तेजी हुई है, वो भी कंट्रोल हो जाएगी मुझे लगता है। रमेश जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, वो ये सवाल है, जब 90 के दशक की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की बात आती है, उस दर्द को जब हम एक बार फिर से आज देखना चाहते हैं, तो उस समय भी शुरुआत शायद ऐसी हुई, कुछ लोगों को टारगेट किया गया, कुछ धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, उसके बाद एक इस तरीके से शुरुआत धीरे धीरे ऐसी कुछ हुई थी क्या? क्योंकि आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, देखो, जब ये 90 का जो दशक था, उस समय तो जो कत्लेआम कश्मीरी पंडितों के साथ में, हिंदुओं के साथ में, वो सब सामने है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, उस समय भी धर्म को देख के टारगेट किया जा रहा था। ये 90 का ही दशक था जिस समय फुल्ली तरीके से धर्म को देख के अटैक किया जा रहा था। मुझे लग रहा है अगर उस समय शायद ही कुछ लोग ऐसे बचे थे, नहीं तो सब जम्मू कश्मीर छोड़ के दूसरी जगह पनाह ले ली थी। लेकिन मैं सिर्फ मौजूदा स्थिति पे आना चाहता हूँ। ढिल्लों साहब ने भी कहा कि चुनाव कराने से क्या फायदा। मुझे लगता है 370 के बाद में फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अगर आप पंचायत चुनाव में देख लो, श्रीनगर में देख लो, जहां पे 3-4% की अभी भाई साहब ने जो जिक्र करा, वहां की जो एक वोटिंग जो प्रतिशत है वो 34% हुआ है, 40% भी हुआ है। फर्क पड़ा है, लोग बाहर निकले हैं, चुनाव वो कर रहे हैं, लेकिन अब भी चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस घटना के बाद में जो श्रीनगर के मेयर हैं जनाब जुनैद भट्ट साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही है। कल कई लोगों को बुलाया कि हम सब लोग, उन्होंने अभी जो ढिल्लों साहब ने कहा, उन्होंने विशेष तौर पे पंजाब का उदाहरण दिया पूरी सभा में। उन्होंने कहा जब पंजाब से आतंकवाद खत्म हो सकता है तो यहां से क्यों नहीं खत्म हो सकता। उन्होंने हिंदुओं को बुलाया, सबको बुलाया। उन्होंने कहा ये वो वक्त है कि हम सारे समुदायों को एक मुट्ठी में बन जाना चाहिए, एक मंच पे आके हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो ये चीजें पहले नहीं हुई थी कभी। अगर पहले होती तो ये जो मेयर साहब, जो ये जुनैद साहब जो कह रहे हैं ना, ये अब तक जिंदा नहीं होते, वो जिंदा हैं। ये ताकत लोगों में आई है। मुझे लग रहा अब लोग बाहर भी निकल रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर इसमें सरकार ने जरा सी भी ढील कर दी तो मुझे लग रहा है 90 का दौर फिर दोबारा से उसकी पुनरावृत्ति होने में देर नहीं लगेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वैसी स्थिति ना बने। और एक छोटा सा सवाल ये रह गया कि जब अब देखते थे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव होता था और जब कार्रवाई उन पर की जाती थी, ढिल्लों साहब, रमेश भाई, तो उस कार्रवाई के खिलाफ कई सोशल मीडिया के जरिए लेटर्स, अलग प्लेटफॉर्म के जरिए लेटर्स, कई मानव अधिकार वाले मामले सामने आते थे। वो लोग कहते थे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इन्हें जीने का अधिकार है।
इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं, उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूरत हाल जम्मू कश्मीर का घाटी का आज ये है कि आतंकवादियों ने एक नई टेक्निक से आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया है, और जब बार बार ये खबरें सामने आ रही हैं तो कश्मीरी पंडितों की विस्थापन का दौर भी याद आ जा रहा है। उस दौर में क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी, वो सब देखा है। लेकिन आज के दौर में भी धीरे धीरे अगर ये घटनाएं बढ़ती हैं, इन पर कुछ नहीं लगा, तो शायद वैसी ही स्थिति बन सकती है, आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन उन सबके बावजूद भी क्या कोई रणनीति में, कोई नीति में जम्मू कश्मीर के लिए जितनी नीतियां बन रही हैं उसमें कोई बदलाव होगा? आतंकी घटना में कमी आई है, लेकिन सिविलियंस पर जो हमले हुए हैं वो बढ़ रहे हैं। इस पर सोचना तो एक बार पड़ेगा जरूर। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।